नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कमल और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश डायरी, जहां हम दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की खबरें बिना किसी प्रभाव और भेदभाव के। पहली खबर, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में अपने पुलिस प्रशासन की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं, वहीं यूपी पुलिस पूरे पुलिस प्रशासन को शर्मसार कर रही है, जिसकी जुड़ी आज एक घटना यूपी के कन्नौज से सामने आई है, जिसने यूपी के पुलिस प्रशासन पर हजार सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां तिरवा कोतवाली के एक गांव की दुष्कर्म पीड़िता द्वारा यूपी पुलिस से कई बार इंसाफ की गुहार लगाई, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मरने से पहले पीड़िता ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें पीड़िता ने 2 लोगों पर उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि तिरवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 30 वर्षीय महिला ने गुरुवार रात अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जब पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर गई तो खिड़की में रस्सी के फंदे पर महिला का शव लटका मिला। पुलिस को कमरे में रखी कॉपी में एक सुसाइड नोट मिला, जिस सुसाइड नोट में पीड़िता ने लिखा है कि वीरेंद्र और सूर्यकांत ने उस पर हाथ उठाया है, पति की पिटाई की है, आरोपियों ने उसके साथ गलत काम भी किया है। एसपी और तिरवा कोतवाली प्रभारी को तहरीर दी थी, पर कार्रवाई नहीं हुई, इससे वह आत्महत्या कर रही है। जिसके बाद पीड़िता के भाई ने तिरवा कोतवाली में आरोपी वीरेंद्र और सूर्यकांत के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली प्रभारी हरिश्याम का कहना है कि पूर्व में महिला की ओर से छेड़खानी की तहरीर दी गई थी। छेड़खानी के मामले की जांच चल रही थी। साथ ही इस मामले पर एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि मृतका के भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। कमरे में मिले सुसाइड नोट की जांच कराई जाएगी। यह मृतका ने लिखा है या किसी और ने, इसकी जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। यूपी में शिक्षा व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिसका असर बच्चों के सुनहरे भविष्य पर भी हो रहा है, क्योंकि शिक्षा देने के लिए विद्यालयों में शिक्षक होना चाहिए, पर यहाँ तो विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर ही खिलवाड़ हो रहा है, और वो भी छोटे नहीं बड़े स्तर पर। अब बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है, जिसके तहत 69,000 शिक्षक भर्ती के नियुक्त हुए एक शिक्षक की बीएड की मार्कशीट सत्यापन में फर्जी पाई गई है, जिस पर बीएसए ने शिक्षक को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा पंकज शर्मा को प्राथमिक विद्यालय गोलपुर विकासखंड सहकऊ में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी गई थी, लेकिन सत्यापन में बीएड की मार्कशीट फर्जी पाई गई है। बीएड अनुक्रमांक के साथ वर्ष 2015 के अंक पत्र को भी सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस सीहोर मध्य प्रदेश भेजा गया। सत्यापन रिपोर्ट में बताया गया है कि पंकज शर्मा उस विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम में नामांकित ही नहीं है और विश्वविद्यालय से बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। उक्त छात्र के संलग्न अंक प्रमाण पत्र पूर्णतया असत्य है। साथ ही अंक पत्र की छाया प्रति पर नोट वेरिफाइड एज पर रिकॉर्ड्स असत अंकित किया गया है। इसे लेकर अब बीएसए ने पंकज शर्मा को नोटिस जारी कर उसका पक्ष पूछा है। बीएसए शाहीन ने बताया कि बीएड की अंक तालिका के संबंध में साक्ष्यों सहित अपने पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है, अन्यथा की स्थिति में शिक्षक के खिलाफ एक अच्छी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हमारी तीसरी खबर सुनकर आप डर सकते हैं, क्योंकि जो आंकड़े मैं देने जा रहा हूं एक आरटीआई के माध्यम से मिले हैं। आरटीआई में यह दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश से हर रोज 3 बेटियां लापता हो रही हैं। 50 दिनों से मिले आरटीआई के जवाब में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश से कुल 1763 बच्चे लापता हुए, जिसमें 1166 लड़कियां हैं। 1080 लड़कियां 12 से 18 वर्ष की आयु की हैं। कुल लापता लड़कियों में से 966 लड़कियों को बरामद कर लिया गया, जिनमें 200 लड़कियां आज भी लापता है। लापता बच्चों पर चिंता जताते हुए नरेश पारस ने कहा कि आखिर बच्चे कहां जा रहे हैं। हर रोज 5 बच्चों का लापता होना चिंता का विषय है। लापता बच्चा 4 माह तक बरामद न होने पर विवेचना मानव तस्करी निरोधक शाखा में स्थानांतरित करने का प्रावधान है। उसके बावजूद भी लापता बच्चों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लड़कियों की संख्या और अधिक चिंतित करती है। 12 से 18 वर्ष की लड़कियां ज्यादा गायब हो रही हैं। या तो लड़कियां प्रेम जाल में फंस रही हैं या फिर उनको देह व्यापार में ढकेला जा रहा है।
नरेश पारस ने कहा कि हर जिले में पुलिस मुख्यालय पर लापता बच्चों की जन सुनवाई कराई जाए, जिसमें थाने की विवेचक और परिजनों को बुलाकर केस की समीक्षा की जाए। 4 महीने तक बच्चा न मिलने पर मानव तस्करी निरोधक थाने से विवेचना कराई जाए। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। कल दिनांक 26 नवंबर में संविधान दिवस के अवसर पर कोरी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल अमरचंद अनुरागी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने वीरांगना झलकारी बाई के नाम से दक्षता विद्यालय खोले जाने की घोषणा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही साथ भूपेश बघेल को 14 मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में कोली समाज के विकास और अपनी मांगों से अवगत कराया गया। जिन मांगों में उन्होंने कहा कि कोली समाज को कांग्रेस पार्टी के संगठन या आगामी चुनाव में जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर भागीदारी दी जाए, जिससे समाज कांग्रेस पार्टी से जुड़ सके। प्रतिनिधिमंडल की मांग या कहें सुझाव है कि कांग्रेस के प्रयासों से संत शिरोमणि कबीर साहब व झलकारी बाई जी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाए। भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक न्याय एवं समानता के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की पुनः स्थापना की जाए। साथ ही निजी क्षेत्र में भी समाज के पिछड़े तबके को आरक्षण देने के लिए कार्य किया जाए। अनुसूचित जात, जनजात व अन्य पिछड़ा जात के लोगों को प्रोन्नत में आरक्षण देने के लिए संसद में कानून पास करवाया जाए। बच्चों के अध्ययन हेतु कस्बों से लेकर शहरों में छात्रावास की स्थापना करवाई जाए और नौकरियों की तैयारी के लिए उच्च स्तरीय कोचिंग की जिला मुख्यालयों में भी व्यवस्था कराई जाए। बिना प्रवेश शुल्क और अन्य शुल्कों के स्कूल या कॉलेजों में प्रवेश दिलाना एवं गरीब बच्चों के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति बिना शर्त दिया जाए। इसके साथ ही अन्य चीजों से भी जुड़ी मांगे उनके सामने रखी गई, जिनमें कपड़ा उद्योग को कुटीर एवं लघु उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकसित करवाना, ग्रामीणों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, ठेकेदारी व्यवस्था के आश्रम एवं संस्थाओं को विकसित करना जैसी और भी कुछ मांगों को उनके सामने रखा गया। प्रतिनिधिमंडल में अमरचंद अनुरागी जी के अलावा समाज सेविका रचना वर्मा, राष्ट्रीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद वर्मा, प्रोफेसर हरिराम, गौरीशंकर वर्मा, आर.के. सोनवानी, मणिराम प्रबुद्ध, आर.वी. सिंह, महावीर प्रसाद, संदीप प्रसाद वर्मा, बेनी प्रसाद शाक्या आदि लोग शामिल रहे। एक और योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी चल रही हैं, परंतु सरीला का आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र सरकार की पोल खोलता नजर आ रहा है। हमीरपुर जिले के सरीला नगर की नगर पंचायत के बहुत ही पुरानी बिल्डिंग में सरकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहा है। वर्तमान में अस्पताल की बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इस केंद्र में एक भी डॉक्टर परमानेंट नहीं है और ना ही कोई कर्मचारी है। किसी तरह से अस्पताल जिंदा हालत में रहे, इसलिए उच्च स्वास्थ्य अधिकारी ने उमरी गांव में तैनात डॉक्टर भालभद्र सिंह की ड्यूटी 3 दिन सरीला में लगाई है और 3 दिन पुरानी गांव के तैनात फार्मासिस्ट संतोष कुमार की ड्यूटी भी लगाई गई है। स्वास्थ्य विभागों की ऐसी हकीकत सिर्फ हम ही दिखा सकते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये राजकीय जो है आयुर्वेदिक अस्पताल है, इसमें क्या समस्या आ रही है? पूरी समस्या ही सारी बिल्डिंग जैसे है जी, तो गेट पेटी सब खुली हुई है। यहाँ जानवर छुट्टा आते हैं, हंसते हैं, नीचे हैं, कुत्ता भी हंसते नीचे हैं। क्या करे एक डॉक्टर है, क्या कर सकता है डॉक्टर, बताइए आप। समस्या तो ये गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को व्यवस्था करना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, ये अस्पताल आप कब से चला रहे हैं ऐसे ये बिल्डिंग में? ये बिल्डिंग पे हो गया कम से कम मान लो 6-7 साल गए। 6-7 साल। और कोई आपके उच्च अधिकारी भी आए होंगे, देखा होगा? हाँ, देखते हैं, तो आते हैं यहाँ पर चेक करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पहले ये बिल्डिंग थी किराए पर जी, ये वहाँ पर थी इलाहाबाद बैंक के साइड में जी। फिर वहाँ से उनका ट्रांसफर हो गया जी डॉक्टर साहब का, तो उन्होंने फिर नगर पालिका से बात की, तो ये अभी बिल्डिंग खाली पड़ी है जी, क्योंकि अभी कोई शासन द्वारा भी बिल्डिंग तो दी नहीं गई है जी। तो इसी में फिर पूरा व्यवस्था कर दी गई थी। जी, सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान का मद्देनजर रखते हुए साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। आपके अस्पताल में साफ सफाई नहीं है, क्या समस्या है? अब जो अंदर सफाई पूरी करके बाहर तो यहाँ पर कूड़ादान से बनाए हुए लोग खेल जाते हैं और यहाँ पर ना तो कोई शिक्षक है ना कोई कर्मचारी है। और स्टाफ में कितने लोग हैं आप? स्टाफ में अकेले हैं और एक 3 दिन हम आते हैं, 3 दिन एक फार्मासिस्ट आता है, वो पुराने से आते हैं। अब जब हम आते हैं तो अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं और इसके बाद वो आए वो अपनी ड्यूटी करेंगे।
समस्या ये आती है। अब यहाँ पर कोई की भी कर्मचारी हो सफाई करने के लिए, सफाई कर्मी है ही नहीं है। अब जांच कर रहा है, पहले सफाई दे के फिर बाद में सफाई करे। बाउंड्री भी नहीं है ना, कहीं बाउंड्री भी नहीं है, सब चारों तरफ से खुला है। जानवर आते हैं लेटन कर जाते हैं, कुत्ते वगैरह आते हैं वो भी लेटन कर जाते हैं। 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करना, लोगों को उनके हक और हकूक के बारे में जागरूक करना भी होता है। किसी के साथ अन्याय अत्याचार ना हो सके इस बात को भी सुनिश्चित करना। संविधान किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय या अन्य किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करता। संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। जी हाँ, संविधान के इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भीम युवा संगठन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भीमराज के द्वारा अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में संविधान दिवस के महापर्व पर संविधान के सम्मान हेतु संविधान सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें भीम युवा संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भीम युवा संगठन की सम्मान यात्रा जिस रास्ते से भी निकली, लोग सम्मान यात्रा में शामिल होते चले गए। धीरे धीरे यह कारवां बढ़ता गया और अंत में एक विशाल रूप धारण कर लिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भीमराज जिस रास्ते से भी गुजरते, रास्ते में स्वागत, अभिनंदन करने वालों का तांता लगा रहा। गांव चौराहे पर इस संविधान सम्मान यात्रा का सभी ग्रामीणों, बुजुर्गों तथा युवाओं ने बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया और फूल मालाओं की वर्षा की। संविधान सम्मान यात्रा छतो ब्लॉक से निकलते हुए नसीराबाद, सुंदरगढ़, डीह, जायस, अकेलवा चौराहे से परिषदेपुर होते हुए छतो मैदान में संविधान सम्मान यात्रा का समापन किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भीमराज ने मुख्य अतिथि तथा विशेष अतिथि का स्वागत, अभिनंदन किया। इसके बाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केपी राहुल ने संविधान के बारे में लोगों को विस्तार से बताया तथा संविधान दिवस के इस कार्यक्रम में आई हुई बेटियों को अपने द्वारा लिखित पुस्तकों का भंते जितेंद्र वर्धन के द्वारा बालिकाओं को पुस्तक वितरित कराई गई, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व आजादी की ओर, हिंदू कौन और कैसे, श्रमण भारत प्रमुख पुस्तक थी।